मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है।
आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास
जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए
मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन में कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प रखें। राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मतलब देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अगर राज्य सरकारें भी लॉकडाउन लगा रही हैं तो वो अंतिम विकल्प रखें, उससे पहले वो जो कर सकती हैं वो करें। वक्त खबरदार का हो गया है। श्वेता हमारे साथ तैयार हैं, हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्वेता सिंह के पास। ओवर टू यू श्वेता।
शुक्रिया सईद। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी देश को संबोधित किया है। सारी अटकलें लग रही थी कि क्या प्रधानमंत्री अपनी तरफ से किसी कड़े कदम का ऐलान कर सकते हैं या फिर वो इन चीजों के बारे में देश को आश्वासन दे सकते हैं कि जिन चीजों की कमी है, चाहे ऑक्सीजन हो, हॉस्पिटल बेड्स हो, रेमडेसिविर हो, ऐसी दवाएं हो, उनकी आपूर्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया, देश को आगे बढ़ने का मंत्र भी दिया है। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि एक ऐसी आवाज की हमें आवश्यकता है इस समय देश में जो बता सके लोगों को, और कम से कम ये बता सके कि सरकार की तरफ से काम क्या किया जा रहा है। हालांकि अभी तक हमने देखा था कि कई मंत्री सामने आते थे तो ये चीज कही जाती थी कि नहीं, शॉर्टेज नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को माना कि कमी है, लेकिन उसकी आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। हालांकि जैसे दिल्ली शहर हो गया या फिर महाराष्ट्र की बात हो गई, जो इस समय सोच रहा है कि किस तरीके से लॉकडाउन के जरिए ही शायद कोई रास्ता निकल आए, इन सभी राज्यों को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बात कही गई है कि लॉकडाउन को एक अंतिम विकल्प के तौर पर देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के जरिए लोगों की आजीविका पर सीधा सीधा असर पड़ता है। पिछले साल के हालात अलग थे क्योंकि उस समय नहीं समझ आ रहा था कि किस तरीके से डील करना है इस बीमारी से, लेकिन इस समय लॉकडाउन के जरिए नहीं बल्कि लोग अपने नियंत्रण से, अपनी आदतों के बदलाव से ये चीजें बदल सकते हैं। कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं, फार्मा कंपनियों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाने पर जोर है, कैसे वैक्सीनेशन अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों तक पहुंच रही है, इस सारी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं। ये बड़ी बातें हैं जो देश के सामने उन्होंने रखी हैं। 8:45 से लेकर लगभग 9:04 तक उनका यह संबोधन देश के सामने रहा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने देश को ये समझाने का ये प्रयास किया है कि सरकार की तरफ से कम क्या कोशिशें की जा रही हैं। मेरी सहयोगी अंजना इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, जो चर्चाएं हम कर रहे थे, लॉकडाउन सरकार के सामने एक विकल्प के तौर पर इसलिए भी नहीं था क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये चीजें, और ये जैसे हम ये बात कर रहे हैं अंजना, यहाँ पर बरसात शुरू हो चुकी है दिल्ली में, बादल बहुत लगे हुए थे लेकिन अब वो बरसात भी शुरू हो गई है। इस बदलते मौसम में किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जाते हैं कोरोना के, ये भी चीजें हमारे सामने। डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अंजना, लेकिन जिस स्पीच को लेकर, जिस संबोधन को लेकर हम तमाम चर्चाएं कर रहे थे, ये संबोधन लोगों के लिए कितना पर्याप्त पड़ेगा और विपक्ष के आरोपों के लिए कितना पर्याप्त पड़ेगा? श्वेता, वहां मौसम, थोड़ी सी राहत मिलेगी मौसम को, तो यहां पर आम लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि देखिए जरूरी सेवाओं के लिए वैसे भी अगर आप देखें तो जिन जिन जगहों पर बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है तेजी से, उन तमाम जगहों पर लॉकडाउन लगभग लगा ही दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया, और हम लोग पहले भी कह रहे थे कि लॉकडाउन पर फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है तो वही रहेगा फैसला। इसलिए उन्होंने कहा कि अंतिम विकल्प के तौर पर 3 बड़ी बातें उन्होंने कही है। एक तो संयम, जिसमें उन्होंने रामनवमी से लेकर रमजान सबका जिक्र किया, संयम के साथ लोग रहे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही उत्पादन। उन्होंने कहा कि चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो जो राज्यों में उसको लगाया जा रहा है, इसी के साथ दवाओं की, फार्मा कंपनीज की उन्होंने बड़ाई की, डॉक्टर्स की प्रशंसा के साथ उनके काम का, क्योंकि याद रखिए श्वेता, उन्होंने डॉक्टर से अभी बात की है और जितने डॉक्टर्स हमारे साथ भी आते हैं वो यही कहते हैं कि आप लोग प्लीज वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, दूरी रखिए, हम और किसी के लिए नहीं तो हम डॉक्टर्स के लिए करिए। डॉक्टर्स पर इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। वो देश में जिस तरह से इस वक्त सेवा में जुटे हुए अस्पतालों में, उनको पूरा देश सलाम करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज उसी संबोधन के साथ शुरुआत किया और फिर उन्होंने सीधा लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये वो वही तरीका है जिसके साथ हम एकजुट होकर इस दूसरी लहर को भी पार पाएंगे, पहली लहर की तरह। तो एक तरह से देश को एक सूत्र में बांधने का ये संबोधन, और तभी श्वेता, जो आमतौर पर जितने लोग दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग इस वक्त आज तक पर लगातार बने हुए थे, और जितने रिएक्शंस आ रहे हैं उससे पता चलता है लोगों ने कम से कम लॉकडाउन को लेकर जो अटकलें लग रही थी उस पर स्थिति साफ हुई है। उत्पादन पर, ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल बेड्स का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उम्मीद है कि ये जो भविष्य काल में ये होगा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, से कल सुबह से, कल दोपहर से, कल शाम से तस्वीर बदले जो हम लोग लाचारी अस्पतालों में देख रहे हैं। नहीं अंजना, और सही बात है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके बाद लोग इसीलिए ध्यान से सुनते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि अरे अभी दिल्ली ने ऐलान किया, अगर महाराष्ट्र की तरफ से इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है, कहीं बाकी राज्य कर दिए। हम देख रहे थे किस तरीके से लोग पलायन के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने आश्वासन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दे दिया कि भाई
लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए, तो कम से कम जो लोग ये सोच रहे थे कि कहीं पलायन न करना पड़ जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ना फंस जाए, पिछली बार जैसे हालात ना हो जाए, तो ये बड़ी चीज हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, जो आश्वासन उन्होंने दे दिया है ऑक्सीजन, यानी उन्होंने इस बात को नकारा नहीं कि दिक्कत है, उन्होंने समझा इस बात को कि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, लेकिन उसे बूस्ट किया जा रहा है। उस ट्रेन की भी बात की जिसके जरिए ऑक्सीजन भेजा जाएगा, किस तरीके से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर है। आपको लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जब लोगों के मन में खौफ बैठता है, या फिर फार्मा कंपनियों को लेकर जो उन्होंने आश्वासन दिया है, इन बातों से असर पड़ेगा, या आप एक डॉक्टर के तौर पर शायद कुछ ज्यादा ठोस की उम्मीद कर रहे थे उनसे? जी श्वेता जी, पहले तो कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस समय पिछले 1-2 हफ्ते से जो भयंकर अफरा तफरी की स्थिति देश में बन गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संबोधन एक, जैसे कहते हैं, जख्म पर एक बहुत ही हीलिंग मलहम लगाने का काम करेगा। और मुझे 5 मूल मुद्दे इस एड्रेस में दिखाई दिए, मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूं। सबसे पहले, जैसा कि आपने भी कहा, अंजना ने भी कहा, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, फ्रंटलाइन वर्कर्स पे है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सबकी तारीफ की। जो एक देश के शीर्षस्थ नेता से आने वाली तारीफ सबका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार देश के शीर्षस्थ नेता ने कमियों को स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ साथ उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स भी बताए कि उन्होंने ऑक्सीजन के लिए क्या किया है, दवाइयों के लिए क्या किया है, बेड्स के लिए क्या किया है, विशेष अस्पतालों के लिए क्या किया है। यह देश में अफरा तफरी के माहौल को कम करने में, लोगों के डर को कम करने में बहुत बड़ा बाम का काम करेगा। वैक्सीनेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। उन्होंने फिर से वैक्सीनेशन का रेंज 18 साल तक बढ़ाए जाने की बात की। राज्य सरकारों को, कंपनियों को, अस्पतालों को डायरेक्ट वैक्सीन मिलेगी, यह बताया। कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से फ्री मिलेगी, लेकिन लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो बार बार उन्होंने वैक्सीन पे जोर दे करके लोगों को इस इफेक्टिव टूल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की जबरदस्त प्रेरणा दी है, और हम सब भी इसमें पूरी तरह से जोर से लगे हुए हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, कि इस समय एक अफरा तफरी का माहौल है, कहीं कोई चीज की कमी है, कहीं हम 130 करोड़ लोगों का देश हैं। अगर हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जन भागीदारी पर बहुत जोर दिया, लोगों से अपील की कि जहां जहां जो जिसकी मदद कर सकता है करे। उन्होंने यूथ का आह्वान किया, उन्होंने अपने बाल मित्रों का खास कर से आह्वान किया कि बाल मित्र, यूथ, ये सब लोग मिलकर के, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला कि अगर बच्चे और यूथ मिल करके अपने अपने आरडब्ल्यूएस में, अपनी सोसाइटीज में, अगर पेरेंट्स को फोर्स करें, नहीं मम्मी डैडी आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, मास्क के बिना नहीं निकलोगे, हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम किसी को घर में बुलाएंगे, अगर बच्चे ये करने लग जाएं, हर घर में कोविड एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एनफोर्स हो जाएगा। और लास्टली उन्होंने बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उन्होंने रामनवमी की बात की, रमजान की बात की, दोनों में संयम को बार बार लेकर के उन्होंने बहुत जोर दिया कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत संयम से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने की है, क्योंकि वही हमारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। और उन्होंने लॉकडाउन का नाम मेंशन किया, लेकिन कहा कि यह हरगिज जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य कर लें तो श्वेता जी, मुझे लगता है कि लोगों का मनोबल बढ़ाने से लेकर, कमियों की बारे में आश्वासन देने से लेकर, वैक्सीन का प्रोत्साहन देने से लेकर, लोगों की मदद का आह्वान करने से लेकर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इफेक्टिवली यूज करने के लिए शीर्षस्थ नेता से आने वाला ये एड्रेस मेरे ख्याल से ये एक मील का पत्थर साबित होगा। श्वेता, हर वर्ग के लिए डॉक्टर अरविंद, हर वर्ग के लिए एक तरह का एक आश्वासन था। वो वर्ग जो अगर बीमारी से जूझ रहा है,
जो छटपटा रहा है इन चीजों के लिए, वो वर्ग जो इस आशंका से ग्रस्त है कि कहीं बीमार न पड़ जाए तो ये सारी चीजें लाएगा कहां से, वो वर्ग जो सोच रहा है घरों को छोड़कर जाना तो नहीं होगा, मेरी आजीविका का क्या होगा, सारी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है सबको संबोधित करते हुए, एक बार उसका सार सुन लेते हैं। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर लॉकडाउन को लेकर जो बातें कही है, एक डॉक्टर के तौर पर आप लोग इस बात को लेकर सहमत रहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन की जरूरत है ताकि संक्रमण की इस चेन को कम से कम टूटे न तो भी इन्फेक्शन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आज अगर पीएम कह रहे हैं कि उसे सिर्फ अंतिम विकल्प के तौर पर देख सकते हैं, तो क्या आप इसे एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं या एक निराशा के तौर पर देख रहे हैं? नहीं श्वेता जी, निराशा बिल्कुल नहीं। देखिए, लॉकडाउन का पर्पस क्या है? लॉकडाउन का जो मूल पर्पस है, जो लास्ट ईयर भी यही पर्पस से किया गया था, कि जब सडनली चेन ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैल रही है और संक्रमण एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की तरह फैल रहा है और हमें डर है कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ओवरवेल्म हो जाएगा, उसको रोकना यही लॉकडाउन का प्राइमरी एम होता है, जो लास्ट ईयर बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया गया था, क्योंकि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे ऐसा ऑनस्लॉट फेस करने के लिए। इस समय हमारी प्रिपरेशन कहीं ज्यादा है। प्रॉब्लम इसलिए आई है कि इस बार ये इन्फेक्टिविटी रेट इसका कहीं कहीं ज्यादा है, पिछले साल के मुकाबले कहीं तेजी से ये फैला और एक अनकंट्रोल्ड तरीके से, जिसकी मैं एग्री करूंगा किसी डॉक्टर ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इसकी कल्पना नहीं की होगी कि ये इतनी तेजी से फैलेगा। तो ये सब हमको कैलकुलेशंस को बीट करता हुआ इतनी तेजी से फैला कि उसके नंबर्स इतने ज्यादा हो गए कि इस समय हमारा हेल्थ सिस्टम करीब करीब बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है। तो ऐसे में संयम की सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि लोग घर के अंदर रहें, जिससे लोगों का जो ट्रांसमिशन है वो खत्म हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार यूथ का आह्वान किया, बच्चों का आह्वान किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का आह्वान किया, लोगों को डायरेक्टली आह्वान किया, रामनवमी और रमजान का वास्ता दिलाया। बार बार उन्होंने ये कहा कि आप संयम बरतें, कोविड अनुशासन का पालन करें। तो मेरे लिए एज ए डॉक्टर लॉकडाउन का बेसिक पर्पस है कोविड अनुशासन का पालन करना, और अगर वो कोविड अनुशासन का पालन बिना लॉकडाउन के हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो एक आइडियल सिचुएशन है। श्वेता जी।
मुझे लगता है आम इंसान में, आम लोगों में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये लॉकडाउन सूट भी करे, क्योंकि वाकई बहुत सारे लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बातें सुन लें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे लॉकडाउन इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले साल की तरह कि हम अपनी तैयारियां कर लें, तो उन तैयारियों पर क्या कोई असर पड़ सकता है इससे? क्योंकि ऑक्सीजन और बेड्स, खासकर बेड्स अस्पतालों में हर जगह डॉक्टर अरविंद हम लंबी लाइनें देख रहे हैं, एम्बुलेंसेज में पेशेंट्स बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं इंतजार में कि शायद मुझे जगह मिल जाए। जी, तो उसके लिए देखिए उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारे कोविड स्पेशल जो अस्पताल हैं, बेड्स को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से काफी बड़ी पहल हो रही है, डीआरडीओ की तरफ से हो रही है, राज्य सरकारों की तरफ से हो रही है। और दूसरा, एज डॉक्टर्स हम लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक जरूरत ना हो तब तक अस्पताल ना जाएं, क्योंकि अगर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोग अस्पताल के बिस्तर को घेर लेंगे या जबरदस्ती वहां जाके ऑक्सीजन लगवा लेंगे, तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। रेमडेसिविर और दवाइयों की जो किल्लत हो रही है उसमें इंक्रीज डिमांड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जो होल्डिंग की टेंडेंसी है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है। और एज ए डॉक्टर मैं फिर आपके इस इतने ख्याति प्राप्त चैनल के थ्रू अपील करूंगा कि कृपया होल्डिंग बिल्कुल बंद कर दें, और इसके बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। डॉक्टर्स को इंडिकेशन के अनुसार ही रेमडेसिविर दें। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने आप देने का डिसीजन किया है, ऐसा ना करें। अगर हम सब इस तरह का एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, करेंगे तो हेल्थ फैसिलिटीज पर जो इतना जोर पड़ रहा है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम वैक्सीनेशन पर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन पर कहा है वो सुन लेते हैं, उस पर भी चर्चा जरूरी है। जी, 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। डॉक्टर अरविंद, लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी उतनी नहीं है, जब पूरी अडल्ट आबादी को हम वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखेंगे तो वो पूरा भी कैसे हो पाएगा? जी श्वेता जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें शुरू में आपको याद होगा कि जो वैक्सीन बन रही थी वो 2 जगह से थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और कोविशील्ड का कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट भी था, कोवैक्स अलायंस के थ्रू भी, जो उनकी कमर्शियल डील्स हुई थी उसके भी थ्रू, और जो भारत सरकार की अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी का पार्ट भी था। मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं उन चीजों को कुछ कम करके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन डोमेस्टिक यूज के लिए लाया जाएगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की थी। आई एम इन्फॉर्म्ड कि उनको वो पैसा मिल गया है और बहुत जल्दी प्रोडक्शन उनका 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तीसरी जो रशियन स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसके लिए ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है और शायद उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक वो इंपोर्ट हो जाएगी और फिर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी उसको मैन्युफैक्चर भी करने लगेगी। फाइजर, मॉडर्ना वैक्सीन को भी इनवाइट किया गया है कि वो भी आप चाहें तो डायरेक्टली यहां दे सकते हैं। तो माननीय डॉक्टर वीके पॉल जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जुलाई तक हमारे पास पूरा जो बास्केट ऑफ वैक्सीन है वो अवेलेबल होगा। तो ये जो फैसला 18 साल तक कम करने के लिए किया गया है, इसका बहुत अहम पहलू ये है कि इस वेव में, सेकेंड वेव में जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 18 से 50 की एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके 2 कारण हैं। एक तो 45 प्लस वाले लोग कुछ वैक्सीनेट हो चुके हैं, दूसरा ये सबसे ज्यादा मोबाइल पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा घूमते फिरते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको 1 मई से वैक्सीन लगनी है, क्योंकि वो लोग जो हर जगह घूम फिर रहे हैं, जो कामकाजी हैं, उनको
सुरक्षा कवच देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन वैक्सीन इस समय भी जिस रफ्तार से चल रही है वो पहले ही सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में इतने बोझ के साथ, यानी वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीन लगाने को लेकर जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं वो जिस तरह का बोझ इस समय महसूस कर रहे हैं, उस सब के बीच बहुत बड़ा सवाल है कि यह होगा कैसे। आउट ऑफ स्टॉक है। एक तो बड़ी उम्र के हैं, उनको साथ में लेके आए हैं और यहाँ पर परेशानी हो रही है। 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति कोरोना से बचने वाली वैक्सीन लेने का प्लान बना रहा है। लेकिन प्लान और हकीकत के बीच का फासला महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में दिख गया। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर लिख दिया गया, वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। कतार में खड़े लोगों को निराशा हाथ लगी, बैरंग लौटना पड़ रहा है। हमको थोड़ी मालूम था कि यहाँ नहीं मिलेगा कवरशील। बोलिए कितनी तकलीफ है। आप कहाँ से आए? मैं कलीना सांता क्रूज से आए। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन। अब क्या करूँ, अब वापस जा रहे हैं घर। अब जब बुलाहट होगा देखा जाएगा। गुस्सा है कि इतनी धूप में आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुछ मिलता आया ना, क्या इतना गुस्सा है मत पूछो सर, क्या करूँ। जब नहीं आए तो जाना ही पड़ेगी नहीं घर में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 188 वैक्सीन सेंटर्स में सिर्फ 30 में ही वैक्सीन मिल रही है। बाकी सभी वैक्सीन सेंटर्स का शटर गिरा दिया गया। There's a small shortage of vaccine and it's from yesterday from 2:30 onwards the vaccine was exhausted. 18 साल से ज्यादा के सभी लोग अब वैक्सीन ले सकेंगे। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, जमीनी हकीकत इससे उतनी ही अलग है। जब बात तैयारी की आती है तो 2 सवाल उठते हैं। पहला, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? और दूसरा, क्या सभी के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध है? 18 अप्रैल तक देश में करीब 1 करोड़ 64 लाख लोगों को वैक्सीन का डबल डोज दिया जा चुका है, जबकि 10 करोड़ 73 लाख लोगों को सिंगल डोज लगाई गई है। 16 जनवरी से 1 मार्च तक 25,97,000 लोगों को डबल डोज दिया गया, जबकि करीब 1 करोड़ 22 लाख लोगों को सिंगल डोज लगी। 1 मार्च से 1 अप्रैल तक वैक्सीनेशन के दूसरे ड्राइव में 70,42,000 लोगों को डबल डोज दी गई, जबकि 4 करोड़ 68 लाख लोगों को सिंगल डोज दी गई है। अगर इन आंकड़ों की तुलना देश की पूरी आबादी से करें तो वैक्सीनेशन का पूरा अभियान ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। देश में 18 से 45 साल की उम्र के बीच 63 करोड़ लोग हैं, यानी देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग। यही वजह है कि राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाया कि 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन देने का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या इसके लिए वैक्सीन डोज उपलब्ध हैं? सवाल ये कि वैक्सीन अवेलेबल कितनी है? अगर राज्य इसका वित्तीय भार सहन करने को तैयार भी हो तो जितने बेनिफिशियरी स्टेट में है उनके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कौन सुनिश्चित करेगा और टाइम बाउंड करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वरना ये इश्यू बनेगा आने वाले समय में कि हमने राज्यों पे छोड़ा, राज्य इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में असफल रहे। तो ये सब डिपेंड करता है इस अनाउंसमेंट की सफलता कि राज्यों को वहां जो इस कैटेगरी के बेनिफिशियरी है उनकी संख्या के मुताबिक वैक्सीन अवेलेबल करना, इसको इंश्योर करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर भारत में वैक्सीन की प्रोडक्शन लाइन को समझे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर महीने 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बना रही है। वहीं भारत बायोटेक अपनी अधिकतम क्षमता में भी 1 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन ही कर पा रही है। देश में अगर 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने हैं तो 180 करोड़ खुराक चाहिए होगी। पिछले 7 दिन में 25,85,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो पाई है। अगर इसको औसत माने तो 22 महीने यानी कुल 647 दिन और लगेंगे इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने और लगाने में। और इस हिसाब से ये पूरा काम 27 जनवरी 2023 तक पूरा हो पाएगा।
अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने के 100% एडवांस का भुगतान कर दिया है। एक हमारी बात चल रही है कि अगर हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है तो हम 18 साल और 45 साल के बीच के लोगों को क्यों वैक्सीनेट कर रहे हैं? पिछले 1 महीने में क्या चीज? अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने में पूरी कंट्री मैस हो गई। इससे भयानक एपिडेमिक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने H1N1 भी देखा है, मेनिंगोकोकल भी देखा है, लेकिन इससे ज्यादा भयानक एपिडेमिक नहीं देखा। कोई घर नहीं है जिसमें ये कोविड ने दर्शन अपने नहीं दिए। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास विकल्प क्या था? गवर्नमेंट के पास विकल्प था कि यही जो इनकी ओपन वैक्सीनेशन पॉलिसी है, सारी कंपनीज की वैक्सीन इंपोर्ट करने के अलाउ कर दिया है, 18 ईयर प्लस को अलाउ कर दिया है, ये कई महीने पहले कर देना चाहिए था। अब तक वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल रही थी और निजी अस्पतालों में 250 रुपए देने पड़ रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार वैक्सीन निर्माता से सीधे वैक्सीन खरीद पाएगी। वैक्सीन कंपनी 50% वैक्सीन राज्यों और बाजार में बेच सकेगी। बाजार से निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीद सकेंगे। अब सवाल उठता है कि निजी अस्पताल वैक्सीन बाजार से खरीदेंगे तो वैक्सीन के दाम भी तय करेंगे, और वो दाम कितने होंगे इस पर अभी तक कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया गया है। 1 मई से ही सबको वैक्सीन देने की शुरुआत कर सकती है। और दूसरा बहुत अहम मुद्दा ये है कि 45 वर्ष से नीचे हर आदमी को इस वक्त तो लगता है कि वैक्सीन के पैसे देने होंगे और ये मुफ्त उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, क्योंकि सरकार का अब ध्यान वैक्सीन को ओपन मार्केट तक लाने की बात का है। और राज्य सरकारों को भी कह दिया गया है कि आप खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी से जाकर वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगे। पर क्या ये मुमकिन होगा और क्या भारत के पास उपलब्ध क्षमता में वैक्सीन मिल पाएगी? कोरोना की दूसरी लहर से पहले भारत ने पड़ोसी और मित्र देशों को वैक्सीन की 6 करोड़ 44 लाख डोज उपलब्ध कराई है। लेकिन अब दूसरी लहर का कहर झेल रहे भारत को खुद वैक्सीन की जरूरत है। पूरे भारत में वैक्सीन का मेगा अभियान शुरू हो चुका है और इसकी चुनौतियां कम नहीं हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ तो वैक्सीन की कमी है, कुछ लोगों के भीतर झिझक है, जिसको लेकर इतना बड़ा जो ये अभियान है, इतना महाअभियान है, वो उस तरीके से पूरा होता नहीं दिख रहा। हालांकि संख्या पे अगर हम जाएंगे तो दुनिया के अव्वल देशों में हिंदुस्तान इस समय है, लेकिन देश की आबादी इतनी अधिक है कि चुनौतियां जो पहले दिन से सोचा जा रहा था कि चुनौतियां होंगी, वो चुनौतियां हमारे सामने आज भी पेश आ रही हैं। 18 साल से अधिक आबादी को, यानी कि 90 करोड़ लोगों को लगभग अगर वैक्सीन लगानी है तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना 2.0 का समाधान 2.0 हमारे पास है? क्योंकि बात सिर्फ समस्या की नहीं हो सकती, बात समाधान की भी करनी होगी। पिछले साल का सबसे बड़ा सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। इस साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन कैसे लगेगी और कैसे पूरे भारत को मिलेगा कोरोना का रक्षा कवच। यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, एक दिन में आप कितने लोगों को यहाँ वैक्सीनेट कर पा रहे हैं? हमारे पास कैपेसिटी 200-300 को भी करने की है, पर जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो अराउंड 100, कभी 90 हो गए, कभी 120 हो गए, तो इतने आ रहे हैं। तो अगर सारी अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है 1 मई से, तो कैसे संभव होगा अभी के पेस को देखते हुए? आई थिंक कि नंबर ऑफ सेंटर्स तो बड़े आराम से इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर 1, हर एक सेंटर में जैसे हम 100 कर रहे हैं, वी कैन डू अप टू 200 ऑल्सो, तो डबल तो करना बहुत आसान रहेगा। बट जो मेन लग रहा है कि वी शुड हैव अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ वैक्सीन, दैट अवेलेबिलिटी हैज टू बी देयर फॉर मी टू स्केल अप। अगर जैसे स्पुतनिक वी आ रहा है, उसके अलावा बाकियों को भी कहा गया है कि ऑर्डर्स दें, स्केल अप होगा प्रोडक्शन, तो आपके हिसाब से अगर प्रोडक्शन आ जाए, अगर स्टॉक आ जाए, तो ये मुमकिन है? अगर सफिशिएंट स्टॉक होगा हम काफी इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगर आपको बिल्कुल इंक्रीज करना है, यू विल हैव टू इन्वॉल्व प्राइवेट डॉक्टर्स आल्सो इन दिस ड्राइव। समस्याओं से ज्यादा जरूरी इस समय है समाधान।
वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा सप्लाई है, तो ये देखना भी जरूरी है कि इस दिशा में क्या किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने कहा है कि मौजूदा उत्पादन क्षमता को लगभग 60 मिलियन डोज से बढ़ाकर मई तक प्रतिमाह 100 मिलियन डोज किया जाएगा। साथ ही भारत बायोटेक की मौजूदा उत्पादन क्षमता को 5 महीने में 10 गुना बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 स्टेट रन वैक्सीन उत्पादकों को चिन्हित किया है। उम्मीद है कि मई के पहले हफ्ते से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी भारत में उपलब्ध होगी। उत्पादकों को एक बड़ी राहत के रूप में केंद्र ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए। ये रकम 2-3 महीने तक वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिए गए। सरकार वैक्सीन के आयात पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी भी माफ कर सकती है। वैक्सीनेशन के रास्ते का दूसरा रोड़ा ये है कि अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने से झिझक रहे हैं। 5 अप्रैल को सर्वाधिक 43 लाख डोज के बाद रोजाना डोज की संख्या में गिरावट देखी गई। 12 से 18 अप्रैल के बीच रोजाना औसतन 28 लाख डोज दिए गए। रविवार को एक दिन में केवल 12.3 लाख डोज पड़े। वैक्सीन की झिझक को तोड़ना भी जरूरी है। आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी है? यस, हेजिटेंसी अभी भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे पास 45 to 60 प्लस के सारे हमारे जो लोग हैं वो कवर तो नहीं हो पाए हैं। ठीक है जी। और आजकल खास करके बिकॉज ऑफ कोविड और भी कम हो गया है, बिकॉज कोई घर से निकलना नहीं चाहता है कि भीड़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो दिस विल अगेन अ सेटबैक। पर जैसे थोड़े दिनों में काबू हो जाएगा तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट। और वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए तो वही है, डॉक्टर्स को काम करना पड़ेगा, लेडीज को काम करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। आप सब वैक्सीन लगवा चुके हैं? जी हाँ, मेरा 2nd डोज है। अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र ने राज्यों को भी खरीद समेत कई अधिकार देने का निर्णय किया है और ओपन मार्केट में भी वैक्सीन उपलब्धता को लेकर कदम उठाए गए। ये एक बहुत बड़ा कदम है कि 1 मई से देश में जितने भी वयस्क आबादी है, जितना भी अडल्ट पॉपुलेशन, उन सबको वैक्सीन लगाया जाएगा। हालांकि शुरुआत से ही ये स्पष्ट किया गया था कि सारी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये दूसरी लहर आई है उसके बाद ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि सबके शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है। पर यह होगा कैसे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहली चीज तो यही है कि किस तरीके से वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, यानी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो हर किसी को वैक्सीनेट करने के लिए। और दूसरी चीज ये कि डॉक्टर आज भी मानते हैं कि लोगों के मन में एक झिझक है, उस झिझक को दूर करना भी जरूरी है ताकि पूरी आबादी के पास वो सुरक्षा कवच रहे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता पर बहुत सारे सवाल हैं। अगले महीने से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए वैक्सीन की डोज मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सरकार ने अमेरिका, जापान, यूके और यूरोपीय यूनियन के साथ ही WHO से मंजूरी हासिल कर चुके वैक्सीन को आपात मंजूरी देने का फैसला किया है। हालांकि वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, लेकिन राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल इन्हें खरीद सकेंगे। यानी अगर लोगों को मॉडर्ना, फाइजर के साथ कोई और वैक्सीन लगवानी है तो 1 मई के बाद निजी अस्पताल में उसका इंतजाम हो सकता है। लेकिन असली पेच यहीं से शुरू होता है। दरअसल कई राज्यों के पास वैक्सीन के डोज ही नहीं है। ऐसे में 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन की सप्लाई का इंतजाम कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने कुछ राज्यों की मांग पर ये फैसला भले ही ले लिया हो, लेकिन सबके लिए वैक्सीन डोज मुहैया कराना फिलहाल बेहद मुश्किल रहने वाला है। इसे मुश्किल काम क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
19 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक 12.38 करोड़ डोजेज दिए जा चुके थे। इनमें से 10.73 करोड़ पहले डोज हैं और 1.64 करोड़ दूसरे डोज हैं। जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश की पूरी 45 प्लस आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए फिलहाल करीब 46 करोड़ वैक्सीन डोज और चाहिए। यानी मौजूदा मंजूरी के हिसाब से लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अभी इसकी बड़ी सप्लाई की जरूरत है। वैक्सीनेशन की रफ्तार से ही इसकी सप्लाई में कमी का अंदाजा आसानी से हो जाता है। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आने के बावजूद 5 अप्रैल को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 45 लाख डोज दिए गए थे, लेकिन इसके बाद से औसतन 30 लाख डोज ही रोजाना दिए जा रहे हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से ही इस आंकड़े में लगातार कमी आई है, जबकि कोरोना के बढ़ते मामलों के हिसाब से वैक्सीनेशन के नंबर बढ़ने चाहिए थे। वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग जाते तो रहे हैं, लेकिन वहां डोज है ही नहीं। वैक्सीन के डोज की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 12 अप्रैल को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी। साथ ही विदेशों में मंजूरी हासिल कर चुकी वैक्सीन कंपनियों को भी भारत में डोज मुहैया कराने की अपील की। इसके लिए मंजूरी प्रक्रिया को भी तेज बनाने का काम किया गया। कोविड-19 का वैक्सीन बाहर के देश में विकसित हुआ है और वो जो क्रेडिबल रेगुलेटर हैं देशों के, FDA है अमेरिका का, EU का EMA है, UK का जो है EMRA है, इसी प्रकार जापान का है। और इसके अलावा अगर WHO के इमरजेंसी यूज लाइसेंसर में इंक्लूड हो गया, अगर ये इनमें से किसी में भी इंक्लूड हो गया है, तो उस वैक्सीन को हम देश में ला सकते हैं और ट्रायल करने की जरूरत एज अ प्री कंडीशन नहीं होगी। यानी नई कंपनियों की वैक्सीन भारत आने तक हालात में सुधार की उम्मीद नहीं है। फिलहाल भारत में वैक्सीनेशन की बागडोर एस्ट्राजेनेका के हाथों में है। इस समय भारत में जितने भी डोज दिए जा रहे हैं उनमें 91% हिस्सेदारी कोविशील्ड की रही है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने बनाया था। अब कच्चे माल की कमी की वजह से SII भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है। वहीं भारत बायोटेक को भी प्रोडक्शन तेज करने में मुश्किल हो रही है। सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी हॉफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन बनाने को कहा है, जिससे इसकी कमी को दूर किया जा सके। इन तमाम जत्नों के बावजूद सरकार के नए फैसले से साफ है कि सरकारी सेटअप में केवल 45 प्लस को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। बाकी लोगों को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दी गई है। यानी अब राज्य तय करेंगे कि 18 प्लस को वैक्सीन लगाने का खर्चा कौन उठाएगा। हालांकि जानकारों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीनेशन से जुड़ जाएगा और जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। इसकी मांग भी लंबे समय से की जा रही थी। सर बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल परफेक्टली है, हमारे लिए है कि हमारी सेफ्टी के लिए है। अच्छी बात है अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब तो पब्लिक के अंदर है कि कितनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं इसके अंदर, किसको है कि हाँ भाई जाके लगवाना है नहीं लगवाना है। तो पब्लिक तो पहले यही सोच रही थी नहीं लगवाना, लेकिन अब जब केसेस इतना बढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ जी लगवाना चाहिए। अभी एज का जो कम कर दिया है हो सकता है बेनिफिट मिले। कोरोना की जैसी बीमारी है, इससे सब बचे रहेंगे और बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए ज़रूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। इस समय वैक्सीन डोज कम है, लेकिन स्पुतनिक वी के साथ ही फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन मार्केट में आते ही कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा 6 और वैक्सीन के भारत में ट्रायल चल रहे हैं। उनके क्लिनिकल ट्रायल्स का नतीजा भी कुछ महीनों में आ जाएगा। उस वक्त ये पक्का हो जाएगा कि वैक्सीन डोज की कमी को दूर किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी खबरों को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.aajtak.in पर या फिर डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक।